हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केन्जियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। इससे पहले लास्ट सेशन में हमने क्लासिकल मॉडल को डिस्कस किया था। तो जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, केन्जियन मॉडल जिसको दिया था जेएम केन्ज ने, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जनरली, जिसको हम जनरल थ्योरी के नाम से जानते हैं। 1936 के अंदर पब्लिश हुई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिस बुक में इन्होंने अपने मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली इन्होंने अपने मॉडल के अंदर जो क्लासिकल व्यूज़ थे, जो क्लासिकल थ्योरी थी, उसको चैलेंज किया था ऑन टू ग्राउंड्स। फर्स्ट इज क्लासिकल क्या कहते हैं कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म होता है, यानी स्टेट का या गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन इकोनॉमी के अंदर नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी वो सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी की होती है। इकोनॉमी में अगर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट होती है तो मार्केट फोर्सेस अपने आप इंट्रैक्शन करके, या मार्केट मैकेनिज्म वर्क करेगा, वहाँ पे मार्केट फोर्सेस अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्फ एडजस्ट करके इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोर कर लेंगे। दूसरा जो कंसेप्ट था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया था, दैट वाज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है। जिनको काम चाहिए उनको काम मिल जाता है। थोड़ा बहुत इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, बट ओवर द टाइम, मतलब लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस की वजह से, बट ओवर द टाइम वो भी शॉर्ट आउट हो जाता है। तो इकोनॉमी में हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है। अब इन दो ग्राउंड्स के ऊपर, इन दो कंसेप्ट को केन्ज ने अपने मॉडल के अंदर चैलेंज किया। केन्स क्या कहता है कि जिस इकोनॉमी की बात क्लासिकल कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी की बात, उसमें अगर एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो दैट मे लीड टू परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो जो है कह रहे हैं कि इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी की होगी, इकोनॉमी अपने आप को रिस्टोर कर लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केन्ज अपने मॉडल के अंदर कहता है कि जो मेन रोल होता है एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने में, नेशनल आउटपुट को डिटरमाइन करने में, दैट इज ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एडी का मेन रोल होता है। दैट इज द सम ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीगेट डिमांड ही होती है जो रोजगार के स्तर को निर्धारित करती है। और उसमें भी जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, उस पर मेन एम्फेसाइज किया है केन्ज ने कि इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक, आपने पढ़ा होगा कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, तो इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है इकॉनमी में। तो इन्वेस्टमेंट को मेन उन्होंने मतलब एम्फेसाइज किया है, इन्वेस्टमेंट के रोल को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रोल को, कि इन्वेस्टमेंट है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इनकम पे और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, राइट। अब जो केन्स ने अपना मॉडल दिया, वो टाइम पीरियड था ग्रेट डिप्रेशन का, जहाँ पे केन्स का जो मॉडल है वो लाइमलाइट में आया। कैसे हुआ कि जो ग्रेट डिप्रेशन जो स्टार्ट हुई 1929 के अंदर 33 तक जो प्रीवेलेंट रही, उसमें क्या इफेक्ट्स हुए कि जो रियल जीडीपी है वर्ल्ड की, दैट ऑलमोस्ट डिक्रीज बाय 30%। रियल पर कैपिटा इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, दैट ऑलमोस्ट डिक्रीज बाय 40%। लगभग 12 मिलियन पीपल्स वर टर्मिनेटेड फ्रॉम वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज होगी फ्रॉम 3% इन 1929 टू 25% इन 1933। तो ये सारे जो इश्यूज हुए ग्रेट डिप्रेशन में क्रिएट हुए, बेसिकली ग्रेट डिप्रेशन से पहले क्या था, जो क्लासिकल व्यूज़ थे वही प्रीवेलेंट थे इकोनॉमीज़ के अंदर। तो उस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन जब का फेज आया तो देयर वाज नो एग्रीमेंट अमंग द लीडिंग इकोनॉमिस्ट, जो क्लासिकल्स थे ऑफ द टाइम, अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, कि इकोनॉमी के अंदर ये हो क्या रहा है। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीजन्स हैं, क्या इसके सोल्यूशंस हैं। तो उस टाइम पे केन्ज ने अपने मॉडल को इंट्रोड्यूस किया एज एन सोल्यूशन टू ग्रेट डिप्रेशन। केन्स क्या कहता है कि 1929 में जो क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया, दैट हैड रिड्यूस्ड एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अब पहले भी जैसे बताया कि एग्रीगेट डिमांड में फ्लक्चुएशंस आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी, इकोनॉमी के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। तो उसने कहा कि देयर इज़ अ नीड फॉर एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो क्लासिकल ने बिल्कुल जिसको निगलेक्ट किया। क्लासिकल कहते हैं कि स्टेट या गवर्नमेंट का कोई भी रोल, इंटरवेंशन उनका होना ही नहीं चाहिए, मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल फ्री मार्केट मैकेनिज्म पे काम करे।
तो केन्ज एडवोकेटेड फॉर एन एक्टिव इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट दैट वुड रीस्टोर द बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, कि जो गैप आया है, मिसमैच हुआ है एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए या मैच करने के लिए, इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए हमेशा मतलब स्टेट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत होगी। केन्ज क्या कहता है कि जब रिसेशन पीरियड के अंदर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि रिसेशन फेज होगा तो अनसर्टेनिटी वहाँ पे प्रिवेलेंट होगी, कंजप्शन स्पेंडिंग अब वो कम हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन की डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोड्यूसर है वो मोटिवेट ही नहीं होंगे कोई नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है? गवर्नमेंट की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव उनका जो इंटेंशंस होती है प्रॉफिट मोटिव होती है, तो प्रोडक्शन की डिमांड हो नहीं रही है तो प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, बेसिकली तो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इट इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कंधे पे ही सारी जिम्मेदारी आती है कि कैसे वो जो इकोनॉमी के बूम्स और बर्स्ट सारे उनको मॉडरेट करने की, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट करने की। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाए, जो मिसमैच है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है उसको रीस्टोर करे, राइट। देखिए आगे केन्स कहता है कि शॉर्ट पीरियड में जो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन द कंट्री। जहाँ पे भी दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगे वहाँ पे नेशनल इनकम है वो इक्विलिब्रियम में होगी। अब यहाँ पे उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया इफेक्टिव डिमांड का, प्रभावपूर्ण मांग का। देखिए जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। अब डिमांड का हर लेवल, हर इनकम लेवल पे अलग अलग डिमांड लेवल होगा, डिमांड का हर लेवल इफेक्टिव नहीं होगा। एग्रीगेट डिमांड का वही लेवल इफेक्टिव होगा जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, तो उस पोजीशन को, उस लेवल ऑफ डिमांड को हम बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड, वेयर एडी और टोटल स्पेंडिंग विच मैचेज विद एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा? एंटरप्रेन्योर्स नाइदर हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन नॉर हैव अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द प्रोडक्शन, यानी जितना प्रोडक्शन वो कर रहे हैं दे आर सेटिस्फाई विद दैट, कि सारा प्रोडक्शन है वो सब सारे प्रोडक्शन की डिमांड कर ली गई है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो ना तो प्रोडक्शन को बढ़ाने की टेंडेंसी है ना ही प्रोडक्शन को कम करने की टेंडेंसी है, एंड देयर विल अकर इक्विलिब्रियम लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल, एंड दिस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड नॉट नेसेसरीली बी फुल एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि क्लासिकल कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम जो होगा वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे होता है तो वेरी गुड, लेकिन जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो। फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे भी इक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर हो सकता है। इनफैक्ट केन्ज कहता है कि इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर, दैट इज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ प्राइवेट अंडर इन्वेस्टमेंट, कि प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट कम करता है इन रिलेशन टू देयर सेविंग्स अवेलेबल एट देयर गिवन इनकम लेवल। तो इकोनॉमी के अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। देखिए आगे नेक्स्ट मॉडल को, जैसे केन्ज ने कहा कि जो इफेक्टिव डिमांड है वही एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के लेवल को डिटरमाइन करती है। तो हमें यहाँ पे जानना जरूरी है कि इफेक्टिव डिमांड को कौन डिटरमाइन करता है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड, दैट इज पहला आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। दिस इज the sum of expenditure that households, firms and the government is undertaking on consumption and investment in the economy। तो सारे सेक्टर्स जो हाउस हैं या फर्म्स है या गवर्नमेंट है, जितना भी वो स्पेंड कर रही है कंजप्शन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो सारा टोटल एग्रीगेट हम कहेंगे उसको एग्रीगेट डिमांड। हियर इज द एग्रीगेट डिमांड प्राइस, दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव। देखिए, as a result of the sale of the output that is produced by the employment of a certain number of worker। जितना भी एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देके, जो भी उनको हायर करके जितना भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको सेल करने से जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं रिसीव करने के लिए, जितना मनी रिसीव करने की वो उम्मीद उनको होती है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड प्राइस। ये पॉजिटिव रिलेटेड होता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा, उतना ही एक्सपेक्टेड प्रोसीड से जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। सेकेंड फैक्टर है जो इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करता है, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। दैट इज द फ्लो ऑफ आउटपुट, टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स इन अ
इकॉनमी, जितना भी प्रोडक्शन इकॉनमी के अंदर होता है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। एंड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, देखिए जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है दैट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव, राइट। ये है द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द एंटरप्रेन्योर्स मस्ट रिसीव, उनको मिलना चाहिए टू कवर द कॉस्ट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स। जितना वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट आती है, जो भी इनपुट कॉस्ट आती है, बेसिकली उस कॉस्ट को कवर करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो एंटरप्रेन्योर्स को मिलना चाहिए दैट इज एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड होता है क्योंकि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज होगी, लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगा, राइट। तो ये दो डिटर्मिनेंट्स हैं इफेक्टिव डिमांड की, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो दोनों जहाँ पे इक्वल होंगे वो पोजिशन होगी इक्विलिब्रियम की, पॉइंट होगा वो इफेक्टिव डिमांड का। देखिए एम्प्लॉयमेंट लेवल का डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर और एग्रीगेट सप्लाई कर दोनों ही पॉजिटिवली रिलेटेड है विद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हमने लास्ट बताया पीछे लास्ट में। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर जहाँ पे भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, यानी डिमांड का वो लेवल जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो वो पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। उस पॉइंट पे जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो डिटरमाइन हो जाएगा। अब केंज कहता है कि जब ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा ना हो, यूजुअली ऐसा होगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट करता है एज कम्पेयर टू देयर सेविंग्स अवेलेबल, तो उस सिचुएशन के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है जहाँ ON1 ये है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स, इस लेवल के ऊपर जो एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है दैट बिकम्स वर्टिकल, क्योंकि जितने भी वर्कर्स हमारे पास थे, जो भी हमारे पास अवेलेबल थे एम्प्लॉयज़, सबको हमने काम पे रख लिया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा लेबर है ही नहीं हायर करने के लिए, जिसके लिए हम जिसको यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा पाए, तो एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल वहाँ पे हो जाता है। तो उस केस में ये वाला जो पोजीशन होगी वो होगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। अब केंज कहता है कि इसको अचीव करने के लिए यहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे कम रह गई है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो हमें एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और ये कौन करेगा, ये करेगी गवर्नमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करके, अब प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम करेगा वो, तो ऑब्वियसली तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो मोटिवेट होगा ही नहीं नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ये करेगी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी तो डिमांड जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर है वो इंक्रीज होगा, टोटल डिमांड बढ़ेगी, AD से वो AD1 शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यू पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको हम अचीव कर लेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल का डिटर्मिनेशन होता है बाई इंट्रैक्शन ऑफ AD एंड AS कर्व, राइट। अब नेक्स्ट आता है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन कहाँ पे होता है। तो ये डायग्राम हमारा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को दिखा रहा है, ये हमारा कंजप्शन फंक्शन है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है दैट इज द सम ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो एग्रीगेट आउट जो क्या दिखा रही है कि जहाँ इसकी हर पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री पे है, हर पॉइंट के ऊपर जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और एग्रीगेट आउटपुट है दोनों इक्वल है, राइट। जो हमारा कंजप्शन फंक्शन है दैट इज अप, कंजप्शन लाइन है दैट इज अपवर्ड स्लॉपिंग, कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंजप्शन भी बढ़ता रहेगा, लेकिन जीरो इनकम पे समवट कंजप्शन होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो जब जीरो इनकम जीरो होती है तो कंजप्शन जीरो नहीं होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें जीने के लिए या खाने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना ही पड़ेगा, जो हम किसी से उधार लेके करें या फिर कोई पिछली सेविंग्स को हम यूज़ करें। तो जहाँ इक्विलिब्रियम, अब नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे टोटल हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है और जो हमारा एग्रीगेट आउटपुट है दोनों जहाँ पे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, दैट इज़ द पॉइंट E ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे नेशनल इनकम का डिटर्मिनेशन होगा। और इस पॉइंट के ऊपर ही, सेम पॉइंट के ऊपर जो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट कम है वो भी इक्विलिब्रियम में होंगे, टोटल सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे।
तो इस पोजीशन के ऊपर नेशनल इनकम डिटरमाइन होगी। अगर इन केस अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो उस केस में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करके टोटल एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कर सकती है, टोटल एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो इन दोनों ही अप्रोचेज़ के द्वारा हम इनकम डिटरमिनेशन को दिखा सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो दिस वाज आवर केंजियन मॉडल ऑफ नेशनल इनकम एंड आउटपुट डिटरमिनेशन, जिन्होंने क्लासिकल के व्यूज़ को, उनकी थ्योरी को चैलेंज किया और ग्रेट डिप्रेशन या रिसेशन से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया कि कैसे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के द्वारा, कैसे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अचीव कर सकती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव कर सकती है। सो दिस वाज आवर मॉडल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।